2027। कोई अफवाह नहीं, ये डेडलाइन है। इसी समय शी जिनपिंग ने सेना से ताइवान लेने के लिए तैयार रहने को कहा, योजना बनाने के लिए नहीं। ताइवान चीनी तट से सिर्फ 100 मील दूर है, जिसे एक आधुनिक नौसेना बेड़ा कुछ घंटों में पार कर सकता है। यही दूरी 77 सालों से दो सरकारों के बीच गतिरोध का कारण बनी हुई है। भूगोल की भी अपनी मजाकिया समझ है। अधिकांश लोग जानते हैं कि ताइवान दुनिया के सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर्स का 92% निर्माण करता है। आपके फोन, कार, F-35 जेट और हर उस बड़े लैंग्वेज मॉडल में लगी चिप्स, जिनसे आपको उन सवालों के जवाब मिले जिन्हें आप गूगल पर खोजने में झिझकते थे, ये सभी यहीं से आती हैं। सबका मानना है कि ताइवान अनमोल और वैश्विक अर्थव्यवस्था से इतना जुड़ा है कि उसे गिराया नहीं जा सकता। पर्दे के पीछे वो चीज जिसकी वजह से ताइवान पर हमला करना मुश्किल था, उसे धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, और ये चीन नहीं बल्कि अमेरिका कर रहा है। जून 2026 तक टीएसएमसी, वो कंपनी जो दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर्स बनाती है, उसकी मार्केट कैप $2.18 ट्रिलियन है। कोई भी देश, जिसमें चीन भी शामिल है, इसे और इसकी संभावनाओं को हासिल करने के लिए लालायित रहेगा। इसी वजह से वो दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक बेड़ा तैयार कर रहा है। कम से कम ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। एक नौसैनिक आक्रमण निश्चित रूप से असंभव नहीं है। हालांकि ताइवान जलडमरू मध्य पृथ्वी का सबसे सैन्यकृत जल क्षेत्र है। ताइवान की नाकाबंदी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को $10 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचा सकती है। यह वैश्विक जीडीपी का लगभग 10% है। यह 2008 की वित्तीय मंदी और कोविड-19 महामारी दोनों को मिलाकर हुए नुकसान से भी ज्यादा नुकसान करेगा। इसी वजह से ताइवान महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह द्वीप सिर्फ भू राजनीतिक टकराव के केंद्र में नहीं, बल्कि आधुनिक दुनिया के केंद्र में भी है। स्मार्टफोन, डेटा सेंटर्स और एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स जैसी सभी चीजों को चलाने वाली चिप्स ताइवान की फैक्ट्रियों से बनती हैं। अगर ये फैक्ट्रियां बंद हुईं, तो असर सिर्फ एशिया नहीं, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसी कारण ताइवान को छोड़ना असंभव लगता है। कई ताइवानी लोग टीएसएमसी को उस पवित्र पर्वत मानते हैं जो द्वीप की रक्षा करता है। बाकी दुनिया इसे एक और नाम से जानती है, सिलिकॉन शील्ड। इसका विचार बहुत सीधा है। ताइवान आर्थिक रूप से और वैश्विक तकनीक के लिए इतना अहम है कि खासकर अमेरिका समेत देशों के पास इसकी रक्षा का ही विकल्प है। ताइवान पर कब्जे की स्थिति में अमेरिका पर प्रभाव का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 2024 में अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने बताया था कि अमेरिका अपने 92% अत्याधुनिक चिप्स ताइवान की टीएसएमसी से खरीदता है। आधुनिक जीवन का लगभग हर पहलू काम करने के लिए टीएसएमसी की चिप्स पर निर्भर करता है, खासकर अगली तकनीकी क्रांति यानी एआई क्रांति के लिए। ताइवान इस नई तकनीकी छलांग के बिल्कुल केंद्र में है। 2025 में देश की पूरी अर्थव्यवस्था लगभग 9% बढ़ी, और ये लगभग पूरी तरह अमेरिका में एआई और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग की वजह से था। उस साल टीएसएमसी की कुल आय का 58% हिस्सा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण था, जो एआई को काम करने की सुविधा देता है। गूगल, अमेज़न और एनवीडिया जैसी टेक कंपनियां अपनी सेवाएं चालू रखने के लिए टीएसएमसी के चिप्स पर निर्भर हैं। वरना एलएलएम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिन पर आज दुनिया की कई कंपनियां और लोग पूरी तरह निर्भर हैं, लगभग रातों रात काम करना बंद कर देंगे। फर्क नहीं पड़ता कि आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं या क्लॉड या जेमिनाई, ये सभी टीएसएमसी की वजह से ही काम करते हैं। चीन का ताइवान पर कब्जा वैश्विक अर्थव्यवस्था और पश्चिमी सैन्य शक्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। टीएसएमसी की चिप्स F-35 फाइटर जेट से लेकर प्रिसीशन गाइडेड गोला बारूद तक हर चीज में लगी होती हैं। इनके बिना हथियारों की फैक्ट्रियां लगभग बंद हो जाएंगी, जरूरी मरम्मतें भी रुक जाएंगी, मिसाइल का भंडार कम होने लगेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका खुद को अचानक कहीं ज्यादा असुरक्षित पाएगा। उन चिप्स को बनाने में इस्तेमाल होने वाली कई मशीनें अत्यधिक प्रतिबंधित पश्चिमी तकनीक पर निर्भर करती हैं, जिनमें अमेरिकी रक्षा विभाग जैसी संस्थाओं द्वारा नियंत्रित सिस्टम भी शामिल हैं। चीनी अधिग्रहण से पश्चिम की कुछ सबसे संवेदनशील तकनीकें बीजिंग की पहुंच में आ जाएंगी। इसके प्रभावों को कम करके नहीं आंका जा सकता। फिर भी अजीब बात है कि इससे एक तरह की तसल्ली पैदा हो गया है। अगर ताइवान का खोना इतना विनाशकारी है, तो अमेरिका और उसके सहयोगी इसे कभी नहीं होने देंगे। वे साथ ही लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध का जोखिम न लें, पर अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की रक्षा जरूर करेंगे।
और चीन यह जानता है। उसे मालूम है कि ताइवान पर कब्जे की कोशिश उन देशों से कड़ी और शायद हिंसक प्रतिक्रिया ला सकती है, जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। सालों से यह जानकारी चीन को दूर रखने के लिए सबसे मजबूत निवारकों में से एक रही है। लेकिन पूरी कहानी एक गलत धारणा पर आधारित है, क्योंकि अगर वो इनाम जिसके पीछे चीन कथित तौर पर है इस तरह से सेट किया गया हो कि जैसे ही वे उसे छुएं वो खुद ही नष्ट हो जाए, इसका मतलब है कि ताइवान में चीन की रुचि शायद वैसी नहीं है जैसी ज्यादातर लोग सोचते हैं। और भी जरूरी बात यह है कि युद्ध को रोकने के लिए बनाई गई रणनीति भी शायद वैसी नहीं है जैसी ज्यादातर लोग सोचते हैं। ताइवान कई सालों से इस आशंका की तैयारी कर रहा है कि रोकथाम असफल हो सकती है। असल में एक बढ़ता हुआ गुट ये तर्क दे रहा है कि अगर चीन कभी भी इस द्वीप पर कब्जा करने में सफल हो जाता है तो ताइवान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां लेने के लिए कुछ भी ना बचे या बहुत कम बचे। इस विचार को ब्रोकन नेस्ट के नाम से जाना जाता है। समर्थकों का कहना है कि ताइवान की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और सबसे कीमती तकनीकी परिसंपत्तियों को बीजिंग के हाथ लगने देने से बेहतर है पहले ही अनुपयोगी बना दिए जाएं। ये वैसा ही है जैसे कोई घर में घुसकर टीवी चुराने आए तो उसे पहले ही खिड़की से बाहर फेंक देना चाहिए। ये चरम है, पर संभावित रूप से तर्कसंगत भी। ये डरावना है, लेकिन ताइवान इस खतरे को गंभीरता से लेता है। ये एकमात्र योजना नहीं है जो आक्रमण को महंगा बनाने के लिए बनाई गई है। यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के विश्लेषकों समेत सैन्य रणनीतिकारों ने ताइवान पर हमला दुस्वप्न बना देने वाले कई रक्षा उपाय बताए हैं। मोबाइल रॉकेट लॉन्चर, सर्फ जोन सी माइन, ऐसे हथियार जो जरूरी नहीं कि आक्रमण को पूरी तरह रोक दें, लेकिन लागत इतनी बढ़ा दें कि चीन ये तय कर ले कि कोशिश करना ही बेकार है। दशकों से यही तर्क रहा है, दाव इतना बढ़ा दो कि बीजिंग पीछे हट जाए। हालांकि ये एकमात्र विकल्प नहीं है। ताइपे ये बता सकता है कि ताइवान पर कब्जा चीन की मुश्किलों की शुरुआत भर है। युद्ध जीतना अलग बात है, 2 करोड़ 30 लाख से अधिक ऐसे लोगों पर कब्जा करना जो आपके शासन में नहीं रहना चाहते अलग बात है। इस द्वीप की राजनीतिक पहचान वर्षों से मुख्य भूमि चीन से दूर होती जा रही है। यह खासकर युवाओं में सच है, जो प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार ज्यादातर खुद को सिर्फ ताइवानी मानते हैं। रिपोर्टों के अनुसार 84% से ज्यादा ताइवानी बीजिंग के एक देश दो प्रणालियां प्रस्ताव का विरोध करते हैं। इस विचार में ताइवान चीन से जुड़ सकता है, पर अपनी अलग, चीन से ज्यादा लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था रख सकता है। चीन ने हांगकांग की लोकतांत्रिक स्थिति तोड़ने की जितनी कोशिश की है, उसे देखकर ताइवान के लोग सही मानते हैं कि चीन ऐसी नीति लागू नहीं करना चाहता। लगातार नागरिक अशांति, असहयोग और यहां तक कि गुरिल्ला युद्ध भी चीन को एक महंगी और अनिश्चितकालीन कब्जे की ओर धकेल देगा, जो देश के भीतर और विदेशों में भी धीरे धीरे अलोकप्रिय होता जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में इतना ही किसी आक्रमण को शुरू होने से रोकने के लिए काफी होगा? दशकों से यह रणनीति इस विश्वास पर टिकी रही है कि अमेरिका तुरंत ताइवान की रक्षा के लिए आगे आएगा और चीनी नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इसकी निश्चितता हर प्रशासन के साथ बदलती है और ये इस पर निर्भर करता है कि अमेरिका खुद ताइवान की मदद करने के लिए कितना इच्छुक है। लेकिन ब्रोकन नेस्ट रणनीति का मूल एक और भी कठोर कदम है, जो आर्थिक तोड़फोड़ का एक चरम रूप है। अगर चीन कल आक्रमण करता है तो ताइवान स्कॉच्ड अर्थनीति लागू करेगा और ऐसा करेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। यह अपनी खुद की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। इससे वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा, लेकिन साथ ही चीन की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह गिर जाएगी। चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बजाय एक आक्रमण उसे भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यह एक सीधे साधे आक्रमण को एक पायरिक विजय में बदल देगा। 2020 में चीन के 6% से भी कम सेमीकंडक्टर घरेलू रूप से बनाए गए थे। अगर ताइवान ने आक्रमण के वक्त अपनी इंडस्ट्री नष्ट की तो यह शी जिनपिंग प्रशासन के लिए तबाही होगी। युद्ध के दौरान ठीक उसी समय जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, अर्थव्यवस्था और उन्नत सैन्य उत्पादन दोनों को नुकसान होगा। अगर ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री गायब हो गई तो चीन के विकल्प सीमित हो जाएंगे, बहुत ही सीमित। केवल असली विकल्प दक्षिण कोरिया की सैमसंग है, लेकिन वह भी ताइवान के खोए उत्पादन को इतनी जल्दी नहीं बदल सकती कि बड़ा झटका टल सके। और यहाँ एक भू राजनीतिक समस्या भी है। सैमसंग दक्षिण कोरिया में है, जो अमेरिका का करीबी सहयोगी है।
चीन से गहरे आर्थिक संबंध होने के बावजूद उसने खुद को बीजिंग की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं से पूरी तरह नहीं जोड़ा। क्या वे वाकई चीन की मदद करने के लिए इतनी दूर जाएंगे और इसके साथ आने वाले राजनीतिक परिणामों का जोखिम उठाएंगे? शी का अपना राजनीतिक समर्थन भी चीन की निरंतर आर्थिक वृद्धि और स्थिरता पर निर्भर करता है। ब्रोकन नेस्ट रणनीति इन सबको नष्ट कर देगी। आक्रमण खुद चीन के समग्र स्थिर माहौल को हिला देगा, जिससे शी के शासन के लिए अपार राजनीतिक समस्याएं पैदा होंगी। अगर चीन को पता हो कि नतीजा यही होगा, तो उसके आक्रमण का जोखिम उठाने की संभावना कम है। क्या वे टीएसएमसी के कारखानों पर उनके नष्ट होने से पहले सचमुच कब्जा कर सकते हैं? चीन यह जानता है। किल स्विच और सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल के खिलाफ दौड़ युद्ध योजना नहीं, बल्कि जुआ है। तो आखिर चीन वास्तव में किस ओर बढ़ रहा है और ताइवान चिप क्षेत्र में अपना प्रभुत्व को समाप्त करने की योजना कैसे बना रहा है? रिपोर्ट्स के अनुसार देश के पास ऑपरेशन ब्रोकन नेस्ट लागू करने के लिए एक उन्नत आपातकालीन योजना है, जिसे एएसएमएल रिमोट किल स्विच कहते हैं, और ये नीदरलैंड से सक्रिय होगी। नीदरलैंड्स, जिसकी आबादी 1.8 करोड़ है और जो ट्यूलिप्स व साइकिलिंग के लिए प्रसिद्ध है। ताइवान पर युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह करेगा या नहीं, यह तय करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। 21वीं सदी के इस दौर में क्या किसी को हैरानी होगी? नीदरलैंड्स और ताइवान के बीच एक खास रिश्ता है। ताइवान अपने सभी सेमीकंडक्टर्स एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट मशीनों EUV से बनाता है, जो डच कंपनी ASML होल्डिंग NV से आयात होती हैं। असल में ASML इन मशीनों का एकमात्र वैश्विक निर्माता है। TSMC द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली EUV मशीनें, जिनमें से कुछ कंपनी को जरूरी सबसे एडवांस्ड 2 नैनोमीटर चिप्स बनाने के लिए चाहिए, इतनी ज्यादा जटिल है कि ASML हर साल सिर्फ 5 या 6 ही बना पाता है। अगर ASML उनके साथ नहीं है, तो चीन उनके विकल्प आसानी से नहीं बना सकता या कुछ वैसा ही तैयार नहीं कर सकता जिससे चिप्स बनती रहें। 2024 में ऐसी रिपोर्ट्स आईं कि ASML ने ताइवान भेजी गई एक EUV मशीन में एक किल स्विच शामिल किया है। कंपनी ने ताइवान को भरोसा दिलाया है कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी मशीनें दूर से बंद कर सकती है। ASML ने आक्रमण सिमुलेशन चलाए ताकि वे EUV मशीनों तक दूर से कितनी जल्दी और प्रभावी रूप से पहुंचकर उन्हें निष्क्रिय कर सकते हैं, ये पता लगाया जा सके। ASML ने स्वाभाविक रूप से इस बारे में बहुत कम जानकारी दी है, लेकिन एक तथ्य है जो मायने रखता है। किसी भी अत्याधुनिक उपकरण की तरह EUV मशीनों को लगातार सर्विसिंग, अपडेट और रखरखाव की आवश्यकता होती है, ताकि वे सुचारू रूप से चलती रहें। और यही एक कमजोरी पैदा करता है, क्योंकि जिस कंपनी ने ये मशीनें बनाई हैं, उसके पास अभी भी उस सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स की पहुंच है जो इन्हें चलाते रहने में मदद करते हैं। सिद्धांत रूप में, अगर कोई संकट उत्पन्न होता है, तो ASML ताइवान की चिप उत्पादन को लगभग तुरंत ही रोकने में मदद कर सकता है। कारखानों को नष्ट नहीं, सिर्फ मशीनों को जरूरी समर्थन और सॉफ्टवेयर न देकर रोका जा सकता है। मशीनों को दूर से निष्क्रिय कर देने पर चीन ताइवान की फैक्ट्रियों पहुंचेगा, तो वहां उसे सिर्फ बेकार धातु के खोल मिलेंगे। ताइवान ने अपनी फैक्ट्रियों को अक्षम बना दिया है। चीन जानता है कि वह समय पर नहीं पहुंच सकता। यह काल्पनिक तकनीकी चोरी सफल नहीं हो सकती। तो फिर वे अब भी इतनी बड़ी नौसेना क्यों बना रहे हैं? और ये वाकई बहुत विशाल है। 2023 तक पेंटागन का मानना है कि चीन की नौसेना में 370 से अधिक जहाज हैं। अमेरिकी नौसेना के अनुसार उसके पास 290 से 300 तैनात किए जा सकने वाले जहाज हैं, और संभावित टकराव में यही एकमात्र समस्या नहीं है। चीन की नौसेना ने तेजी से विस्तार किया है। उसके ज्यादातर जहाज 2010 के बाद बने हैं, जिसका मतलब है कि उसके बेड़े का बड़ा हिस्सा अमेरिकी नौसेना के कुछ पुराने पड़ चुके जहाजों से भी नया है। सिर्फ आकार ही नहीं, बहुमुखी क्षमता भी मायने रखती है। बीजिंग ने एक विविधीकृत नौसैनिक बल तैयार की है जो कई तरह की परिस्थितियों में काम कर सकती है। डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कोरवेट, उभयचर हमला जहाज, पनडुब्बियां और विमान वाहक पोत। कागज पर यह बेड़ा लगभग हर आधुनिक नौसैनिक संघर्ष से निपट सकता है, लेकिन चीन की नौसेना का उदय कुछ अहम सीमाओं के साथ आता है। फिलहाल चीन के पास केवल 2 पूरी तरह से चालू विमान वाहक पोत हैं। तेज विस्तार के बावजूद अमेरिकी पनडुब्बियां अब भी अधिक उन्नत, अनुभवी और पता लगाना कठिन मानी जाती हैं। ये स्थिति अधिक समय तक नहीं रह सकती। सैटेलाइट इमेजरी और रक्षा रिपोर्टों से पता चलता है कि चीन कई रणनीतिक ठिकानों पर
अपनी नौसैनिक बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है और यह विस्तार कई विश्लेषकों की अपेक्षा से भी तेज है। यूलिन की सिर्फ एक ही जगह पर 5 साल की अवधि में 5 नए घाट बनाए गए हैं। ऐसी सुविधाएं जिनके बारे में विशेषज्ञों का मानना है कि उन्हें पनडुब्बियों की नई पीढ़ी के लिए तैयार किया जा रहा है और ये पनडुब्बियां संभवतः प्रत्येक में 12 परमाणु मिसाइलें ले जाने में सक्षम होंगी। क्योंकि अपनी पारंपरिक सैन्य ताकत बढ़ाने के साथ साथ चीन अपनी परमाणु आधुनिकीकरण को भी इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहा है कि अब यह रक्षा योजनाकारों का गंभीर ध्यान आकर्षित करने लगा है। बीजिंग अब भी नो फर्स्ट यूज परमाणु नीति बनाए रखता है, लेकिन कुछ विश्लेषक यह इंगित करते हैं कि इस विस्तार की गति और संरचना ऐसे कठिन सवाल उठाती है कि असली संकट की स्थिति में यह सिद्धांत कितना टिकाऊ रहेगा। 2020 में रक्षा विभाग के दस्तावेजों के अनुसार अमेरिका ने चीन के परमाणु हथियारों का अनुमान 200 के शुरुआती दायरे में लगाया था। उन्हें उम्मीद थी कि अगले वर्षों में यह भंडार धीरे धीरे बढ़ेगा। 2021 तक भंडार में तेज वृद्धि की रिपोर्टों ने रक्षा विभाग को अनुमान बदलने पर मजबूर किया। नया अनुमान है कि 2027 तक 700 वॉरहेड्स और 2030 तक 1000 से ज्यादा हो जाएंगे। चूंकि 2023 तक चीन पहले ही 500 वॉरहेड्स जमा कर चुका था, इसलिए इस अनुमान को एक बार फिर ऊपर की ओर संशोधित करना पड़ा। चीन न सिर्फ परमाणु वॉरहेड्स जमा कर रहा है और अपने बेड़े को बड़ा बना रहा है, बल्कि उसकी शिप बिल्डिंग क्षमता अमेरिका से 200 गुना ज्यादा है। चीन के बेड़ों और शिपयार्ड्स में भारी निवेश हुआ है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने अपने नौसैनिक विस्तार की गति को धीमा कर दिया है। तो जब चीन की नौसेना रिकॉर्ड गति से बढ़ रही है, वहीं उसे टक्कर देने वाली मुख्य ताकत पीछे रह गई है। ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि चीन पिछले एक दशक से हर 2 साल में पूरी रॉयल नेवी के बराबर जहाज बना रहा है। तो क्या असली मकसद ताइवान पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण करना है या फिर कुछ ज्यादा नियंत्रित, जैसे कि नाकाबंदी? ये सिर्फ अटकलें नहीं हैं। अमेरिकी रक्षा आकलन और खुफिया रिपोर्टों ने शी जिनपिंग द्वारा पीपल्स लिबरेशन आर्मी को दिए गए एक निर्देश की ओर इशारा किया है। 2027 तक ताइवान पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहो। जहाज निर्माण में तेज बढ़ोतरी और 2027 से पहले बंदरगाहों व चीनी नौसेना के विस्तार ने इस संभावना को और मजबूत किया है, जो शी जिनपिंग के शुरुआती निर्देशों से भी आगे है। शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति रहते ताइवान की अनिच्छा के बावजूद पुनः एकीकरण को मुख्य लक्ष्य बनाया है और चीन का अब तक का सबसे महान नेता बनने का लक्ष्य रखते हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो वही करना चाहते हैं जो माओ जैसे लोग हमेशा करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाए। उस क्षेत्र पर कब्जा करना जिसे वो एक अलग हो चुका द्वीप क्षेत्र मानते हैं। शुरुआत में शी के निर्देश चीन की सेना के दीर्घकालिक आधुनिकीकरण रोडमैप का हिस्सा थे, जो दशकों तक चलने वाला चरणबद्ध परिवर्तन था। पहला चरण 2027 के लिए निर्धारित किया गया है। अंतिम चरण 2049 के लिए अनुमानित है। अंतिम लक्ष्य बीजिंग द्वारा चीनी राष्ट्र के महान पुनरुत्थान के तहत एक ऐसी आधुनिक सेना बनाना है जो दुनिया की किसी भी महाशक्ति के बराबर हो। लेकिन विशेषज्ञों ने संदेह करना शुरू कर दिया है कि 2027 की पहली आधुनिकीकरण समय सीमा इतनी सैद्धांतिक नहीं है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि चीन की समय सीमा का स्पष्ट लक्ष्य इंडो पैसिफिक में अमेरिकी सेना का मुकाबला करना और ताइवान के नेतृत्व को बीजिंग की शर्तों पर बातचीत की मेज पर लाना है। तो व्यवहारिक रूप से ये कैसे काम करेगा? चीन की शुरुआती चाल आक्रमण नहीं बल्कि क्वारंटीन हो सकती है, जिसमें कानून प्रवर्तन पोत विशिष्ट वस्तुओं को निशाना बनाते हैं और युद्ध की कार्रवाई की सीमा से ठीक नीचे काम करते हैं। इसका फायदा यह है कि यह ग्रे जोन में काम करता है, क्योंकि यह पूरी तरह से युद्ध का कृत्य नहीं है। ताइवान के सहयोगी इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। पीएलए भी जानता है कि ताइवान ऐसी चाल का सामना कर सकता है, खासकर अगर उसे सहयोगियों से मदद और आपूर्ति मिले। हालांकि ताइवान शायद प्लान बी यानी पूरी तरह से नाकाबंदी को आसानी से नहीं झेल पाएगा। हर तरह के सामान को द्वीप में आने या बाहर जाने से रोक दिया जाएगा। दैनिक समुद्री यातायात धीमा हो जाएगा। सिर्फ चीन द्वारा मंजूर जहाज ही गुजर पाएंगे। हम देख चुके हैं कि यह कैसे होता है। 2026 की शुरुआत में होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी से लगभग सभी जहाज यातायात रुक गया था। नाकाबंदी से पहले जहां रोजाना 100 से अधिक जहाज गुजरते थे, वहीं पहले 20 दिनों में कुल मिलाकर सिर्फ 21 टैंकर ही निकल पाए। चीनी नाकाबंदी
सिर्फ ताइवान में जाने वाले संसाधनों को ही प्रभावित नहीं करेगी। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का अनुमान है कि 2022 में वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा यानी $2.45 ट्रिलियन के सामान ताइवान जलडमरू मध्य से होकर गुजरे। अगर चीन इन जलमार्गों से नौसेना के जरिए गुजरने पर रोक लगाता है तो वैश्विक व्यापार पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाएगा। चीन अपनी शिपिंग जरूरतों के लिए ताइवान जलडमरू मध्य पर सबसे अधिक निर्भर है, यहां तक कि एक चीनी बंदरगाह से दूसरे तक सामान भेजने में भी। हालांकि एक चीनी नौसैनिक नाकाबंदी स्पष्ट रूप से इस तरह बनाई जाएगी कि वह केवल उन लक्ष्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करे जिन्हें चीन चुनता है। उसके अपने जहाज बिना किसी परेशानी के गुजरेंगे। यानी जब चीन ताइवान और उसके सहयोगियों का व्यापार रोक रहा होगा, तब उसकी शिपिंग और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती रहेगी। द्वीप राष्ट्र होने के कारण सीमित संसाधनों वाला ताइवान अपने अस्तित्व के लिए आयात पर निर्भर है। उसकी 97% ऊर्जा आयात की जाती है और उसका ज्यादातर खाना भी आयातित है। हालांकि देश के पास TSMC का ट्रम्प कार्ड जरूर है, लेकिन अगर देश में ऊर्जा की आपूर्ति बंद हो जाए तो ये कंपनी ज्यादा समय तक काम नहीं कर सकती। एक नाकाबंदी ताइवान को पंगु बना देगी। सूत्रों के अनुसार अगर आयात बंद हुआ तो देश महज 6 महीने अपने संग्रहित भोजन और ऊर्जा भंडार पर टिक सकेगा। अगर मान ले कि चीन नाकाबंदी के बाद बमबारी शुरू नहीं करता, जो इन भंडारों को निशाना बना सकती है। वैसे नाकाबंदी को युद्ध कार्रवाई माना जाता है। अगर चीन ने यह विकल्प चुना तो ताइवान के सहयोगियों को लगभग निश्चित रूप से जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सबसे खास बात यह है कि जापान और अमेरिका दोनों के पास पास में बड़े सैन्य अड्डे हैं। दशकों से तनाव बढ़ने की आशंका ने बीजिंग को नियंत्रित रखा है। अब तक यही खतरा काफी था, पर अगर इतना काफी न हो तो अगर अमेरिका ने हस्तक्षेप न करने का फैसला कर लिया तो क्या होगा? हर गुजरते साल के साथ ये संभावना अब उतनी असंभव नहीं लगती। एक तरफ अमेरिकी प्रशासन ने बार बार एक अधिक संयमित विदेश नीति और विदेशी संघर्षों में कम दखल देने का वादा किया है। ये ताइवान को लेकर टकराव में सीधे हस्तक्षेप के खिलाफ जाता है। दूसरी ओर वेनेजुएला में हस्तक्षेप और ईरान में युद्ध ने इन वादों पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका अभी भी कुछ मामलों में विदेशी हस्तक्षेप के लिए तैयार है। 1979 का ताइवान संबंध अधिनियम अमेरिका को ताइवान को सैन्य हथियार और उपकरण बेचने का निर्देश देता है। ऐसा कोई बाध्यकारी समझौता नहीं है कि अमेरिका रक्षक बने, लेकिन यह चीन को चिंता में डालने के लिए काफी है। तो जैसे जैसे 2027 नजदीक आ रहा है, क्या अमेरिका लगभग 50 साल पहले बने इस गठबंधन को निभाएगा? विशेषज्ञों के अनुसार ताइवान के पास अब भी बचाव का रास्ता है, क्योंकि अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों का TSMC की सुरक्षा में स्वार्थ है। दाव सिर्फ ताइवान तक सीमित नहीं, बल्कि इससे आगे भी हैं। अगर बढ़त बनाए रखना योजना है, तो आप बढ़ते खतरे को दर्शाती सैन्य तैयारियां देखने की उम्मीद करेंगे। और अधिक संयुक्त अभ्यास, अधिक स्पष्ट समन्वय, ताइवान में अधिक हथियारों की आपूर्ति और चीन को डराने और रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना। ये साबित करना कि ताइवान का सहयोगी देश द्वीप राष्ट्र की रक्षा करने में सक्षम और इच्छुक है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। 2025 के अंत तक अमेरिका के पास ताइवान को $21 अरब से ज्यादा के हथियारों की लंबित डिलीवरी है, जबकि पहले बेचे गए हथियार अब भी नजर नहीं आ रहे। 2027 की समय सीमा के साथ ताइवान पर हमले की घड़ी लगातार चल रही है। तो फिर अमेरिका पूरी तरह से सामने क्यों नहीं आ रहा है? अमेरिका उत्पादन बाधाओं और रक्षा ठेकेदारों की समस्याओं को जिम्मेदार मानता है, लेकिन ये इस बात से मेल नहीं खाता कि अमेरिका यूक्रेन, पश्चिमी एशिया और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में कितनी तेजी से हथियार भेज सकता है। रूस के यूक्रेन पर हमले के कुछ दिनों बाद ही बाइडेन प्रशासन ने सुरक्षा सहायता मंजूर की थी। कुछ महीनों में युद्ध प्रयास के लिए अमेरिकी रक्षा भंडार से सामग्री निकाली गई। रिपोर्टों के अनुसार ताइवान को अमेरिका के पश्चिमी एशियाई हथियार खरीदारों जितनी प्राथमिकता नहीं मिल रही है। समस्या ये है कि हथियार जरूरी नहीं वहीं जा रहे जहां आप उम्मीद करते हैं। 2012 से 2022 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने साझेदारों को, जिनमें मिस्र, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब और UAE शामिल हैं, भारी मात्रा में उन्नत हथियारों की आपूर्ति की। दसियों हजार मिसाइलें, दर्जनों एयर डिफेंस सिस्टम और हजारों प्रिसीशन गाइडेड रॉकेट सिस्टम
2026 में ईरान के साथ हुए संघर्ष के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ने से ये प्रतिबद्धताएं जल्द खत्म नहीं होंगी। इस बीच ताइवान अभी भी इंतजार कर रहा है। दस्तावेजों से पता चलता है कि ताइवान को टॉर्पीडो और जॉइंट स्टैंड ऑफ वेपन्स यानी JSWs की डिलीवरी 2027 और 2028 तक टाल दी गई है। MK-48 टॉर्पीडो को खास तौर पर कई बार टाला गया है, पहले 2026 से 2028 और अब संभवतः 2030 तक। अमेरिकी सेना जानती है कि चीन ने ताइवान के खिलाफ सैन्य तैयारी के लिए 2027 की समय सीमा तय कर रखी है। हथियारों को आखिरी वक्त तक या समय सीमा के बाद तक टालना ताइवान के लिए खेल खत्म होने का संकेत हो सकता है। अमेरिका का कहना है, और कुछ हद तक सही भी है, कि मौजूदा सप्लाई चेन व जमीनी सीमाएं दूसरे देशों को डिलीवरी आसान बनाती हैं। यूक्रेन कई यूरोपीय सहयोगियों के पास है, जिससे हथियार पहुंचाना आसान है, पर असली समस्या प्राथमिकताओं की लगती है। क्या प्रशासन ताइवान के लंबित ऑर्डर पर पूरी तरह पारदर्शी है, या प्रशासन कोई वैकल्पिक रणनीति अपना रहा है, जिसके अस्तित्व का ताइवान को अब शायद दहशत के साथ पता चल रहा है। अमेरिका के पास अपनी खुद की योजना भी है, एक लाइफ बोट जिसकी कीमत 165 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। एरिजोना। ताइवान की चिंता यह है कि अब ये लाइफ बोट कम और एग्जिट स्ट्रेटेजी ज्यादा लग रही है, जिससे उसकी स्वतंत्रता अमेरिका के लिए कम अहम हो सकती है। चिप्स एक्ट और अमेरिकी प्रोत्साहनों की वजह से और ग्राहकों की चीन से सैन्य खतरे को लेकर बढ़ती चिंता के चलते TSMC ने 2024 में एरिजोना में 3 फैक्ट्रियां बनाने के लिए 65 अरब डॉलर का वादा किया। 2025 में वॉशिंगटन से टैरिफ के खतरे के बीच TSMC ने अपनी एरिजोना कॉम्प्लेक्स में 100 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश घोषित किया। तो क्या एक ताइवानी कंपनी विदेशी निवेश कर रही है जिससे अपने ही देश का विनाश संभव हो सके? बिल्कुल ऐसा नहीं है। सूत्रों की पुष्टि है कि ताइवान एक सोची समझी बाजी लगा रहा है। अमेरिका को इन मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं को बनाने और स्थापित करने के लिए ताइवानी विशेषज्ञता की जरूरत है। अमेरिका के पास इस कॉम्प्लेक्स को चलाने के लिए जरूरी कौशल वाले कर्मचारी नहीं हैं। ताइवान के चिप निर्माण संयंत्रों जैसी व्यवस्था खड़ी करना आसान नहीं है। सेमीकंडक्टर्स बनाना, यानी ऐसे घटकों से काम करना जो सिर्फ 2 नैनोमीटर के होते हैं, ये इतने छोटे और सूक्ष्म हैं कि समझना बेहद मुश्किल है। तुलना के लिए, इंसान के नाखून 1 सेकंड में 1 नैनोमीटर की दर से बढ़ते हैं। नैनोमीटर स्तर की सटीक लिथोग्राफी मशीनों की कीमत एक मशीन के लिए $300 मिलियन से ज्यादा हो सकती है। इन्हें बनाने के लिए जरूरी प्रकाश की किरणें इंसानी बाल की मोटाई से 5000 गुना पतली होती हैं। तो अमेरिका को अपनी एरिजोना फैक्ट्री के लिए ताइवानी सहयोग और विशेषज्ञता की सख्त जरूरत है। यही वजह है कि उसके पास ताइवान की रक्षा करने का और भी बड़ा कारण है। ताइवान अपनी उन्नत तकनीक और मुख्यालय को अब भी अपनी सीमाओं, खासकर पश्चिमी तट की फैक्ट्रियों में ही रख रहा है। तो इस नई एरिजोना लाइफ बोट के साथ अमेरिका और ताइवान दोनों ही जोखिम से बचाव की रणनीति अपना रहे हैं। अमेरिका को भरोसा है कि वह कुछ चिप निर्माण जारी रख सकेगा, भले ही सबसे बुरा हो जाए। इस बीच ताइवान अमेरिका के साथ मजबूत गठबंधन बनाता है ताकि वो उसकी नजरों में रहे और सैन्य समर्थन पा सके। यह जोखिम भरा दांव है, क्योंकि दोनों देश विपरीत लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं। ताइवान खुद को अमेरिका के लिए जरूरी बनाना चाहता है, जबकि अमेरिका इस द्वीप पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहता है। अमेरिका को ताइवान के साथ यह सहयोग केवल अल्पकालिक रूप से चाहिए। अगर पर्याप्त विशेषज्ञता स्थानांतरित हो जाती है और अमेरिका की सीमाओं के भीतर अधिक चिप्स का उत्पादन होने लगता है, तो इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है। अमेरिका के पास ताइवान पर नियंत्रण के लिए चीन से टकराने का आर्थिक प्रोत्साहन खत्म हो जाएगा। TSMC के प्रमुख मॉरिस चांग इस मामले में निराशावादी हैं। उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि चिप्स अधिनियम और एक ऐसे विश्व की व्यापक प्रवृत्ति जिसमें अमेरिका और चीन तकनीकी उत्पादन में अलग हो जाते हैं, वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार को बर्बाद कर देगी। 2023 के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि चिप सेक्टर में वैश्वीकरण खत्म हो गया है। मुक्त व्यापार इतना भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये खतरे में है। तब से मुक्त व्यापार के क्षेत्र में हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। वैश्विक व्यापार में रुकावटों और टैरिफ ने प्रगति धीमी की और तकनीक महंगी कर दी है। जैसा कि पूर्व TSMC संस्थापक ने कहा, लागत बढ़ने पर चिप्स का व्यापक उपयोग रुक या धीमा हो जाएगा।
चांग ने टीएसएमसी निवेशों की हालिया घटनाओं की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। चिप्स एक्ट के बाद उन्होंने अमेरिका की मित्र देशों की ओर उत्पादन स्थानांतरित करने और अमेरिका व अन्य सहयोगी देशों में चिप निर्माण बढ़ाने की कोशिशों पर नकारात्मक टिप्पणी की है। चांग ने कहा, फ्रेंड श्योर में ताइवान शामिल नहीं है। वास्तव में वाणिज्य सचिव ने बार बार कहा है कि ताइवान एक बहुत ही खतरनाक जगह है। हम यानी अमेरिका चिप्स के लिए ताइवान पर निर्भर नहीं रह सकते। अब जाहिर है यही ताइवान की दुविधा है। इस व्यापार और अन्य क्षेत्रों में वैश्वीकरण का अंत केवल लागत और प्रगति की चुनौती नहीं, बल्कि सुरक्षा खतरा भी है। जब देश एक दूसरे पर अपने उत्पादों के लिए निर्भर रहना बंद कर देते हैं, जब वे एक दूसरे को एक लंबी आर्थिक श्रृंखला के अलग अलग लेकिन जुड़े हुए हिस्सों के रूप में नहीं देखते, तो उनके पास युद्ध से बचने के लिए कम कारण रह जाते हैं। अगर चीन और अमेरिका को ताइवान की अर्थव्यवस्था मजबूत, स्वतंत्र और फलती फूलती रखने की जरूरत नहीं है, तो वे ताइवान में संघर्ष रोकने की क्यों परवाह करेंगे? सूत्रों ने पुष्टि की कि चांग की भविष्यवाणी की कम मुक्त व्यापार चिप निर्माण और यहां तक कि चिप कंपनियों के निर्माण पर असर डालेगा, पहले ही सच हो रही है। अमेरिका के टीएसएमसी प्लांट में निर्माण की प्रगति अपेक्षा से धीमी और ज्यादा महंगी रही है। विशेषज्ञों के अनुसार महज चिप्स बनाना कम से कम 50% महंगा होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका महंगे चिप्स का उत्पादन और उपयोग करना मंजूर है, बजाय इसके कि वह चीन के साथ महंगा और जानलेवा युद्ध करे। चांग के सभी बयानों में से चीन के साथ वैश्विक संघर्ष को लेकर सबसे चिंताजनक बात यह है कि अमेरिका पहले से ही ताइवान को एक खतरनाक जगह मानता है। टीएसएमसी को अमेरिकी जमीन पर और आगे बढ़ाने की अमेरिका की ताजा कोशिश ताइवान के लोगों के लिए अकल्पनीय संकेत दे सकती है। अमेरिका पहले ही इस द्वीप को छोड़ चुका है। शायद इसके पीछे कोई ठोस वजह हो। चांग की भविष्यवाणियां सही साबित हो रही हैं। सिलिकॉन शील्ड विफल हो रही है। चीन ने चिप्स के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने के लिए अरबों खर्च किए। अमेरिका भी एरिजोना में यही कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि हाल तक चीन चिप विकास में ताइवान से 5 से 6 साल पीछे था, लेकिन ये तकनीकी अंतर अपेक्षाकृत जल्दी कम हो सकता है। चीन ने अपनी सेना को तेजी से आधुनिक करने में कम समस्याएं झेली हैं, जिससे वो अन्य देशों, खासकर अमेरिका के साथ सैन्य अंतर कम कर सका। इससे ताइवान की स्थिति और बिगड़ जाती है। सिलिकॉन शील्ड की अहमियत शुरू से ही बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर अमेरिका ने सीधा आक्रमण न कर नाकाबंदी या क्वारंटीन में सिलिकॉन शील्ड को हथियार बनाया, तो इसे लागू करना बेहद मुश्किल होगा। चिप्स छोटे और कीमती होने से थर्ड पार्टीज के जरिए ट्रांसफर करना आसान होता है। आज भी इन्हें अक्सर मलेशिया जैसे तीसरे देशों के रास्ते भेजा जाता है। यूरोपीय और जापानी कंपनियों को, जो चीन के साथ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्भर हैं, सभी चिप्स के निर्यात को रोकने के लिए मनाना शायद बेनतीजा साबित हो। आखिरी डोमिनो शायद यही बचा है। क्या चीन वाकई 2027 में ताइवान पर हमले के लिए रणनीतिक रूप से तैयार है, या ये निर्देश सिर्फ राष्ट्रीय गर्व और शी जिनपिंग सरकार का मनोबल बढ़ाने के लिए है, जो हाल ही में समर्थन खोती दिख रही है? 2023 और 2024 में हुए जॉइंट स्वॉर्ड जैसे चीनी सैन्य अभ्यास बाहर से देखने पर बेहद डरावने लगते हैं। पिछले अभ्यासों में से एक के दौरान चीन ने अब तक के सबसे अधिक चीनी सैन्य विमानों को ऐसे अभ्यास में भेजा। साथ ही नौसेना के जहाज और कोस्ट गार्ड के जहाज भी भेजे, ताकि ताइवान की नाकाबंदी का अभ्यास किया जा सके। दृश्य बहुत डरावने थे। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों ने खतरे की घंटी बजा दी। अब चीन खुलेआम ताइवान के खिलाफ एक गंभीर सैन्य नाकाबंदी का अभ्यास कर रहा था। लेकिन जमीन से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक ताइवान के लोग खुद इस स्थिति से काफी कम परेशान नजर आ रहे थे। उनके अनुसार जॉइंट स्वॉर्ड 2024 चीन की धमकी से ज्यादा एक नाटक और डराने की कोशिश है। ताइवान के एक सूत्र ने ताइपेई के कठिन पहाड़ी भूगोल का जिक्र किया। क्या आपको लगता है कि चीन इन हालात में लड़ना चाहेगा? काओसियोंग के आसपास की उन समुद्र तटों को देखते हुए, जो आक्रमण को रोकने के लिए उपयुक्त हैं, एक अन्य ताइवानी व्यक्ति ने कहा, चीन को हमें हराने के लिए जितने सैनिकों की जरूरत होगी, उन्हें उतारने के लिए वहां बस इतनी जगह ही नहीं है। इसके अलावा यह अभ्यास केवल 13 घंटे तक चला। ताइवान पर इसका प्रभाव नगण्य या बिल्कुल भी नहीं था। अगर यह युद्ध का कार्य होता, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चीन की धमकी को नजरअंदाज कर व्यापार जारी रखे, तो चीन की नाकेबंदी और सख्त करने की क्षमता संदिग्ध है।
रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस पहेली का एक और हिस्सा भी अहम है। सैन्य रूप से चीन अपनी ही सरकार से कमजोर हो सकता है। शी जिनपिंग 2012 से लगातार सैन्य शुद्धिकरण चला रहे हैं, जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। चीन के सूत्रों के अनुसार शी के सफाई अभियान गुटबाजी खत्म करने और सीसीपी चेयरमैन के प्रति वफादारी बढ़ाने के लिए हैं, यानी खुद शी जिनपिंग के प्रति। सफाई अभियान क्यों हो रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। असलियत यही है, शी को अपनी ही सेना पर भरोसा नहीं। रिपोर्टों के मुताबिक शी सैन्य संचालन क्षमता से ज्यादा सेना की वफादारी को प्राथमिकता देते हैं, खासकर ताइवान के खिलाफ कार्रवाई में। यह तब साबित हुआ जब उनके एक सफाई अभियान में हे वेडोंग को हटा दिया गया, जो पीएलए के एक जनरल थे और ताइवान में किसी भी अभियान की योजना बनाने और उसे अंजाम देने वाले प्रमुख लोगों में से एक थे। इसके बजाय शी ऐसे लोगों को बढ़ावा देने में रुचि रखते हैं, जैसे झांग शेंगमिन, जिन्होंने उनके प्रति अटूट वफादारी दिखाई है, लेकिन जिनके पास सैन्य संचालन का कोई अनुभव नहीं है। ऐसे लोगों के बिना ताइवान पर आक्रमण को कुशलता से अंजाम देने की चीन की क्षमता प्रभावित होगी। विडंबना यह है कि शक्ति और वफादारी को मजबूत करने के शी के प्रयास से उनकी सेना कमजोर हो सकती है। शायद चीनी सैन्य रणनीति में ये एक आखिरी खामी ताइवान के लिए राहत की सांस लेने के लिए काफी है। दुर्भाग्यवश शायद नहीं, क्योंकि एक जांच में चिंताजनक रिपोर्टें मिली कि एक और खिलाड़ी रूस इस खेल में उतर रहा है। चीन की नौसेना उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत और तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसके एयरबॉर्न बटालियन उतनी ताकतवर नहीं है जितनी वो चाहता है। विशेष रूप से रूस ने चीन को 37 हल्के उभयचर हमला वाहन, 11 हवाई बख्तरबंद कर्मी वाहक और 11 हल्की उभयचर टैंक रोधी स्वचालित तोपें सहित अन्य हथियार देने पर सहमति जताई है। इन्हें चीनी संचार प्रणाली से लैस किया जाएगा और इन्हें चीनी गोला बारूद के साथ काम करने के लिए अनुकूलित किया जाएगा। चीन की घरेलू सेना में कई खामियां हैं, लेकिन अब एक बात पहले से ज्यादा स्पष्ट है। शी ताइवान को सिर्फ राष्ट्रीय गर्व या व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए नहीं चाहते। इसकी जरूरत अन्य कारणों से है, जिनका टीएसएमसी से संबंध नहीं। चीन अपनी खुद की नौसैनिक प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता है और ताइवान पर नियंत्रण पाना इसको हासिल करने के लिए एक बेहद अहम कदम है। ताइवान पहली द्वीप श्रृंखला के बीचों बीच स्थित है, जो एक भौगोलिक बाधा है और चीन की पूरी नौसेना को उसके अपने तट से कुछ समुद्री मील के भीतर ही सीमित रखती है। बीजिंग के लिए उस श्रृंखला को तोड़ना सेमीकंडक्टर फैक्ट्री से ज्यादा अहम है। कुछ देशों जैसे जापान का चीन के साथ अपना ऐतिहासिक संघर्ष है, जो उन्हें कभी भी हकीकत में बीजिंग के साथ गठबंधन करने से रोकता है, जिससे ये बाधा चीन की नौसेना के लिए पार करना नामुमकिन बन जाती है। लेकिन शी सिर्फ अपने तट की निगरानी के लिए पूरी नौसेना नहीं बना रहे हैं। चीन अपनी नौसेना, ठिकानों और ताकत को पूरे प्रशांत महासागर में फैलाना चाहता है। इससे चीन को मछली के भंडार, महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच मिलेगी और सबसे अहम बात, उसे इस क्षेत्र में अमेरिका के प्रभाव को पूरी तरह से हटाने का मौका मिलेगा। अमेरिका की सैन्य योजना प्रशांत क्षेत्र के ठिकानों और सहयोगियों पर निर्भर है, जिससे ये उसकी रणनीति के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। ये चीन को दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भी बड़ी बढ़त दिला देगा। सबसे यथार्थवादी तरीका है पहली द्वीप श्रृंखला तोड़ना, जिसके लिए ताइवान पर कब्जा करना जरूरी है। स्थानीय ताइवानी लोग जो चीन के आक्रमण की संभावना पर हंसते हैं, शायद नहीं जानते कि चिप फैक्ट्रियां बाहर बन रही हैं और अमेरिका ताइवान को हथियार देने में हिचक रहा है। इसलिए कोई भी उन्हें बचाने नहीं आएगा। सिलिकॉन शील्ड जो उन्हें सुरक्षित रखती थी, अब उसकी नकल हो रही है और वो दूसरी जगह बन रही है। ताइवान अब चिप निर्माण पर अपना एकाधिकार खो रहा है, यानी उसका पवित्र पर्वत। जब चीन और अमेरिका तय कर लेंगे कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्थाएं चलाए रखने के लिए ताइवान की टीएसएमसी की अब जरूरत नहीं, तो ये द्वीप अपना सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता खो देगा। जब चीन यह तय कर लेगा कि प्रशांत क्षेत्र में शक्ति हासिल करने की उसकी योजनाएं टीएसएमसी के आत्मविनाश के जोखिम से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, खासकर जब चिप निर्माण कहीं और भी हो रहा हो, तो उन्हें रोकने के लिए बहुत कम बच जाएगा। जब पहली मिसाइलें 100 मील चौड़े जलडमरू मध्य को पार करेंगी, क्या दुनिया उन्हें रोकने का कोई कारण पाएगी? तीसरा विश्व युद्ध ताइवान के तकनीकी महत्व से नहीं, बल्कि उस तकनीकी महत्व के अचानक खत्म हो जाने से शुरू होगा। एक बार जब यह सुरक्षा कवच हटा लिया जाएगा, तो कुछ भी और कोई भी शी जिनपिंग के हालिया चीनी इतिहास के सबसे महान नेता बनने के सपनों को रोकने के लिए नहीं बचेगा।
पलक झपकते ही ताइवान एक सुरक्षित वैश्विक केंद्र से एक ऐसे इलाके में जिसे आसानी से छोड़ा जा सके बदल जाएगा। अमेरिका के पास अपनी खुद की चिप निर्माण व्यवस्था होगी। दुनिया भर में शक्ति संतुलन बदल जाएगा, क्योंकि ताइवान एआई क्रांति का केंद्र और वो मुख्य कारण होना बंद कर देगा जिसकी वजह से अधिकांश आधुनिक तकनीक काम करती है। और जब हालात गंभीर हो जाएंगे, जब चीन दुनिया का सबसे बड़ा बेड़ा ताइवान जलडमरू मध्य पार कर इस छोटे से द्वीप के तट पर उतारेगा, तो ताइवान के अलावा किसी के पास उसे रोकने का कोई कारण नहीं होगा। शी किसी भी हाल में ताइवान पर कब्जा करने के लिए लड़ेंगे, चाहे वहां की स्थानीय आबादी उनके बारे में कुछ भी सोचती हो, और अपने दमनकारी शासन को इस द्वीप राष्ट्र तक फैला देंगे। और ये तो इस आक्रमण के सबसे बुरे संभावित परिणामों में से एक का जिक्र भी नहीं करता। हम एक नई विश्व व्यवस्था में जाएंगे, जहां बड़ी शक्तियां छोटे देशों की संप्रभुता और स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करेंगी, और यह उपनिवेशवाद के युग की ओर लौटाएगा। इस डरावनी नई दुनिया में लगभग हर कोई आक्रमण का शिकार हो सकता है। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है, और ये कहना मुश्किल है कि अगला आक्रमण कहां होगा। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, इससे फर्क पड़ता है। फिर से धन्यवाद। अगली बार मैप पैक पर मिलेंगे।